कृषि पर्यवेक्षकों के पदों एवं मुख्यालय का सृजन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक पद सृजित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि पर्यवेक्षक के 29 पद सृजित हैं तथा 3 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1952 धारा 9 के अनुसार मंदिर माफी की कृषि भूमि पर काश्त करने वाले वास्तविक किसानों के नाम जमाबंदी में अंकित नहीं होने के कारण उन किसानों को सरकार द्वारा प्रदत्त विभागीय अनुदानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या राज्य सरकार ऐसे किसानों का नाम जमाबंदी में अंकित करने का मंशा रखती है, विचार रखती है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि इस चीज़ का हम परीक्षण करवा लेंगे और जिस तरीके से माननीय सदस्य ने चाहे उसकी जांच करवा करके उचित निर्णय लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक पूरक प्रश्न और है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, किसानों की मांग एवं आवश्यकता फसल प्रबंधन हेतु क्या राज्य सरकार विधानसभा खेतड़ी ग्राम पंचायत स्तर में कृषि सेवा केंद्र व विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय या विज्ञान केंद्र स्थापना करने की मंशा रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व प्रश्न के अंदर भी मैंने बताया कि क्षेत्र की आवश्यकता और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर ये फैसले लिए जाते हैं। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने आवश्यकता जताई है, यदि वहाँ पर निरीक्षण करने पर उचित पाया जाएगा तो महाविद्यालय का बिल्कुल इस पर विचार किया जा सकता है। माननीय कहना चाहूँगा, कृषि से जुड़ा हुआ मामला है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार कृषि मंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार करने का विचार रखती है? वो छुट्टी बैठिए। श्री अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। मेरा निवेदन है, जोगेश्वर जी, एक व्यक्ति जोगेश्वर जी, अरे ऐसा प्रश्न पूछेगा? मान्य बचकाना प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, इसी सदन ने छुट्टी स्वीकार की है, इसे उस पर कोई प्रश्न नहीं आ सकता। मेरा एक निवेदन है, हम माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत सम्मान करते हैं और ये बोलते थे हमारा धर्म है। आप तो बैठो, आपको क्या हो गया? मैंने हम इनको डिस्टर्ब नहीं करा, ये हमारा फर्ज है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता भी जरूरी हो तो ही बोले, हर बार बोले तो फिर उनका वो सम्मान हमसे रह नहीं पाता है। और हमके सम्मान में क्या ये गड़बड़ क्यों हुई है? क्या पड़ोसी आते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है? हो गया, चलो हो गया। अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। प्रश्न अरे छुट्टी है, गायब नहीं है अजी। माननीय सदस्य, अरे बैठो। अरे उत्तर मैंने दे दिया माननीय। अरे संसदीय मंत्री जी, संसदीय मंत्री जी, अरे प्रश्न काल है। अरे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी 108। माननीय मंत्री जी इधर भी देखा करो। हाँ तो ये भी छुट्टी में, इसलिए ये प्रश्न का आपको प्रश्न पे पूछना था, इस पे बात नहीं आवश्यकता नहीं। हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं विधानसभा क्षेत्र भीम के कस्बे भीम जिला राजसमंद में वर्तमान में 100 शैय्याओं युक्त उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2023 में शैय्याओं की उपयोगिता दर BOR 69% ही रही है। राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 6/12/2019 को किसी भी जिले में पर संबंधित चिकित्सालय की शैय्याओं की उपस्थिति दर BOR 95% या उससे अधिक होने के नॉर्म्स घोषित किए गए थे। इसलिए उप जिला चिकित्सालय भीम को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, इन्हीं के नॉर्म्स के द्वारा एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 से एक अध्यादेश जारी हुआ है जिसमें लिखा है जिला चिकित्सा घोषित किए जाने के नॉर्म्स। उस नॉर्म्स के अनुसार हर नॉर्म्स मेरे फुलफिल करता है अध्यक्ष महोदय। जैसे इन्होंने लिखा है संविधान चिकित्सा कम से कम 150 बेड होना चाहिए, 150 बेड मेरा है। दूसरा इन्होंने लिखा है संबंधित चिकित्सा से लाभान्वित होने वाली संख्या 8 से 10 लाख है। मेरे 4 जिलों का संगम स्थलीय 8-10 नहीं करीब 15 लाख की पॉपुलेशन मेरे सराउंडिंग में होती है। थर्ड दूसरा इन्होंने लिखा है
संबंधित चिकित्सालय से 70 किलोमीटर की परिधि में अन्य जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, या तो करीब आज नाथद्वारा में जो जिला चिकित्सालय केवल 15 किलोमीटर ही है, तो फिर नॉर्म्स कहाँ गए? फिर हमारे जो कि 100 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस की रिपोर्ट ली है जिसमें मेरे अभी 326 दुर्घटनाएं हो चुकी है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पे मेरा पूरा विधानसभा स्थित है। उसके बावजूद अगर ये नहीं खोलते तो मैं समझता इससे बड़ा तो हमारे कोई दुर्भाग्य होगा नहीं, इसके स्पष्ट करें। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अगर बाई द कॉलेज अगर नहीं खोल सकते, कम से नर्सिंग कॉलेज तो खोले, तो कम से हमारे बेरोजगार को सहायता मिल सकती है। प्रश्न पूछे माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद जिला एक छोटा जिला है, उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी वर्किंग में हैं, राजसमंद और नाथद्वारा। भीम जो विधानसभा है उसके अंदर 2 एसडीएच, अभी देवगढ़ को भी एसडीएच बनाया सीएचसी से, इस बजट में घोषणा हुई। 2 सीएचसी, पीएचसी 12 और सब सेंटर 59 हैं। ये जो नियम जो बनते हैं, अब हमने 4-5 पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर एक पैरामीटर रिलैक्स हो सकता है अगर आवश्यकता हो। जैसे माननीय सदस्य ने बोला कि मेरे 150 बेड्स हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को ये अवगत कराना चाहूँगा कि 2022 में 76% इनकी ऑक्यूपेंसी थी 150 बेड की, और 2023 के अंदर वो गिर के 69 आ गई है। हमें खुशी है कि बीमार लोग कम आए। इसके अंदर 70 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसका मतलब 140 किलोमीटर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनके पास है ही। राजसमंद वहाँ से 100 किलोमीटर है। देवगढ़ जो है अभी सीएचसी से अभी एसडीएच बनाई है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराता हूँ कि अगले वर्ष हम पूरा, अगले बजट में हम पूरा देखेंगे कि भाई क्या ऑक्यूपेंसी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे बजट हमें अलाउ करता है तो इनका प्रायोरिटी से इनका काम करेंगे। श्री अगला प्रश्न हरिमोहन शर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय नर्सिंग कॉलेज में घोषणा कर सकते हो कम से कम? हरिमोहन शर्मा नर्सिंग कॉलेज मिलेगा। अध्यक्ष महोदय जवाब दीजिए। 102 माननीय मंत्री जी बैठे। माननीय मंत्री उत्तर देंगे। 1802 शिक्षा का नंबर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बूंदी में 7 बैठिए, प्रश्नकाल में डिस्टर्बेंस नहीं। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बूंदी में 7 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित किए जा रहे हैं। उक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। खंड 2 उक्त विद्यालयों में प्रयोगशाला, भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान की उपलब्धता / आवश्यकता की स्थिति का विवरण तथा अन्य भौतिक संसाधनों की उपलब्धता व आवश्यकताओं का विवरण क्रमशः परिशिष्ट ख एवं ग पर उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में दी गई नियुक्तियों का पदवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट घ पर संलग्न है। खंड 3 उक्त विद्यालय में कौन कौन से पद हैं एवं कब कब से रिक्त हैं का विवरण परिशिष्ट क पर सम्मिलित है। माननीय सदस्य, मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन 7 विद्यालय में अधिकांश प्राध्यापक और लेक्चरर लगा रखे हैं, लेकिन चलिए लेकिन जो पद रिक्त हैं, उत्तर सुनिए। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर वाले जो 2, 3, 4 पद रिक्त हैं, उनको आप कब तक भर देंगे? नंबर 1। और नंबर 2, जो लैब की रिक्वायरमेंट आपने माना है कि इन विद्यालयों में ये लैब की रिक्वायरमेंट है, उन लैब के अभाव में वहाँ पर शैक्षणिक कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, तो आप उन वांछित स्थानों पर जहाँ सरकार ये मानती है कि यहाँ लैब, इतनी लैब होना आवश्यक है, उनको कब तक पूरा कर देंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडाना थावन करके है, इसका जो साइंस में बच्चे पढ़ते हैं वह तो 3 हैं कक्षा 10 में और 11 में,
और बच्चियां हैं 2, यानी कुल 5 स्टूडेंट हैं। इसी प्रकार से नीम का खेड़ा में 5 तो छात्र हैं और 4 छात्राएं हैं। और इसी प्रकार से स्कूल सिलोरा में 5 छात्र हैं और 5 छात्राएं हैं। और इसी प्रकार से सेकेंडरी स्कूल बूंदी में एक भी छात्र नहीं है और छात्राएं 42 है। और महात्मा गांधी स्कूल नीमाना में 11वीं में 1 है, 12वीं में 1 भी नहीं है। और इसी प्रकार से है बालचंद पाड़ा जो बूंदी में है, उसे बालक तो है 12 और बालिकाएं 7। अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि इनमें सारे पद भर दिए जाएं। मुझे आपत्ति नहीं, मैं भरना भी चाहता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नामांकन कर देंगे जिस दिन, उस दिन हम इनके पद भर देंगे। माननीय सदस्य, हो गया। अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई, प्रश्न संख्या 110। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र फलोदी की 31 ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा संस्था विहीन है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार विभागीय मापदंड पूर्ण होने पर खोली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी ने बजट घोषणा 2024-25 में 500 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है, जिनमें आवश्यकता अनुसार फलोदी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में परीक्षण कराकर आवश्यकता अनुसार खोलेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, जहां पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत है वहां पर भवन निर्माण कब तक करा दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि फलोदी में जहाँ भी भवनों की कमी है उनको एक बार जांच करवा लेंगे और आवश्यकता अनुसार बजट की उपलब्धता के आधार पर इनसे राय करके आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता से इनके कार्य करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष, एक ही बार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को और मंत्री जी को कि आपने 108 की तर्ज पर हर पंचायत समिति में एक वैन भेजी है और उसके अंदर स्टाफ भी है और हर जगह जाकर के पशुपालक के घर पर जाकर के वो इलाज करती है। इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। परंतु पिछले सरकार के दौरान जिस प्रकार से ये घोषणाएं हुई, वो उस तरह की घोषणाएं थी कि कहते हैं एक शंख हुआ करता था, उस शंख से पूछते थे कि मुझे जितना दोगे उसके 10 गुना दोगे, तो मैंने वो संसदीय शब्द हटा दिया, वो सिर्फ शंख की बोल रहा हूँ मैं। तो इन्होंने इस तरह से की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि इस प्रकार की घोषणाएं हैं तो स्वीकृत पदों को कब तक, अब उसमें आप लोगों ने कोई पद भी नहीं भरे थे, परंतु आपसे निवेदन करता हूं कि स्वीकृत पदों को कब तक भर दिया जाएगा, ये निवेदन है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने पूरे राजस्थान में उपकेंद्र खूब खोले। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जनता की सुविधा के लिए खोले। उपकेंद्र 2422 खोले। उपकेंद्र से चिकित्सालय में 325 कर्मोन्नत किए, औषधालय से 198 चिकित्सालय में कर्मोन्नत किए, पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में शितोत्तर किए और 10 को प्रथम श्रेणी से पॉलीक्लिनिक में किए। लेकिन इन्होंने उनके लिए भवनों का बजट का प्रावधान नहीं रखा। कई भवन आज भी खाली पड़े, बिना भवनों के वे केंद्र चल रहे हैं और ऐसे 900 शितोत्तर के ऐसे जो है केंद्र, उपकेंद्र जहाँ पे पशुधन सहायक भी नहीं है और भवन भी नहीं है, कागजों में ही वो चल रहे हैं। तो इसके लिए हम निश्चित रूप से इसमें प्राथमिकता से काम करेंगे और इनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। प्रश्न संख्या 111।
माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष मेरे पास महोदय, जवाब आ गया अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं सीधा पूरा प्रश्न पूछ सकता हूं। जो मेरी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें 2018-19 वित्तीय वर्ष से लेकर 2023-24 31 दिसंबर तक का विवरण है और उसमें मेरी जानकारी में आया है कि जो प्रायोरिटी एरियाज़ तय किए गए हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ हैं और कुछ है दूसरे अदर प्रायोरिटी एरियाज़, लेकिन जो फंड खर्च किया गया है हाई प्रायोरिटी एरिया में मुख्य रूप से पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, तो एनवायरनमेंट पे 2018 के बाद से 1 रुपया भी बाड़मेर में खर्च नहीं किया गया। स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार देने का जो हाई प्रायोरिटी क्षेत्र का विषय है उसमें भी मेरी जानकारी में अभी तक कोई काम पिछले 5 वर्षों में नहीं किया गया। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो 168 करोड़ 23 लाख की राशि प्राप्त हुई है पिछले 5 वित्तीय वर्षों में, तो क्या उक्त राशि का उपयोग तय प्राथमिकताओं में खर्च करने के मद के अलावा भी किसी और अन्य मद में किया गया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बाड़मेर के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर 4 काम हुए हैं। एक तो इनका ग्राम पंचायत गेहूं है, उसमें 37 लाख, रानी गांव में 80,000, विशाला में 80,000 और विशाला में दूसरा 80 लाख के जो हैं ये खाली प्लांटेशन पे काम हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायिका को मैं बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर जो DMFT जो मीटिंग है वो कई वर्षों से मेरे ख्याल में 2012-13 से हुई नहीं है। पहले तो जिला प्रमुख थे इसके चेयरमैन, उसके पश्चात मंत्री जी बन गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार अब इनको कलेक्टर को बनाया है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट अधिकांश जो फंड जो आता है ये DMFT का, ये आपके बाड़मेर विधानसभा से ही आता है, बाड़मेर जिले का। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब से बात करके जो भी आपका आगे जो फंड आएगा उसके अंदर, अब जैसे रोड्स है, अब मिसिंग लिंक की बहुत रोड्स ली गई अध्यक्ष महोदय। रोड्स डमर रोड बनाने का मतलब भी ये एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है पोल्यूशन का कि पक्की रोड के अंदर फिर मिट्टी नहीं उड़ती है, तो वहाँ पर आपके कोई सिलिकोसिस के कोई केस नहीं है। आपके PHC में भी पैसा खर्च किया हुआ है, आपके थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन किया हुआ है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब आगे का जो बजट होगा और हमारी सरकार के तहत हम एनवायरनमेंट को हम प्राथमिकता देंगे और कलेक्टर को हम उनको डायरेक्शन देके कि एनवायरनमेंट के अंदर आप थोड़ा बजट ज़्यादा एलोकेट करें। और कोई? जी, एक प्रश्न और है। आपने बिल्कुल सही फरमाया मंत्री जी कि जो 168 करोड़ 23 लाख की आमदनी पूरे जिले से हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा बाड़मेर विधानसभा से है जो कि 73% है, लेकिन पिछले 5 साल का अगर व्यय राशि देखें तो केवल 23% ही खर्च हुई है, मतलब जो कि बहुत ही कम है। 40 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। हमारी मुख्य समस्या वहाँ युवाओं के रोजगार की है और पर्यावरण की है। तो मैं आपसे फिर से एक बार प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को लेकर भी कोई स्पष्ट नीति बनाकर, ट्रांसपेरेंसी रखकर, ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर युवाओं की योग्यता के अनुसार मेरिट के हिसाब से उनको रोजगार देने की व्यवस्था करने का विचार सरकार करती है? अगर हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पिछले 5 साल में जो दुरुपयोग किया गया, अनियमितताएं करी गई, एक हमारे मारवाड़ में एक हमारी कहावत है, खावे सूर ठोकीजे पाडो, ठीक है ना। तो हम जो हैं आपके जो भी फंड बचा है ये हमारे ऊपर आरोप नहीं आना चाहिए, हमारी सरकार पे अभी 6 महीने हुए हैं। जो भी आपका जो बैलेंस पैसा बचा है और आगे का हम कलेक्टर को निर्देश देंगे, क्योंकि ये आपकी विधानसभा से बहुत ज़्यादा फंड आता है। हम प्राथमिकता में एनवायरनमेंट के जितने भी कार्य हैं आप आउटलाइन कर दीजिए, उनको प्राथमिकता देंगे। माननीय मंत्री जी, एक सेकंड। माननीय मंत्री जी, एक सुनिश्चित करिए माननीय मंत्री जी कि सारे जिलों में DMFT की मीटिंग है। अरे बैठिए, आपको अनुमति नहीं है। सारे जिलों को ये बता दें कि उनकी DMFT की मीटिंगें रेगुलर होती रहें,
जो वर्षों तक नहीं होती कई बार, तो इसको निर्देश जारी करेंगे हर जगह जो नियमित होती रहे इसकी व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, अरुण चौधरी। अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अरुण चौधरी। प्रावधान ये है कि जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी किया जाए उसमें। हर क्वार्टरली होनी चाहिए मीटिंग। रूल्स ऑफ DGMFT इज कि हर एमएलए को उसमें अवश्य बुलाया जाए। इन लोगों ने सारा कलेक्टर को सौंप दिया था। अरे मैंने निर्देश दे दिया, अरे मैंने कह दिया, उसके बाद क्या बचता है? नहीं, कलेक्टरों को सौंप दिया था उन्होंने, उसमें विधायकों को शामिल किया। कांग्रेस के राज में DMFT का पैसा सारा स्टेट को मिल गया। DMFT का पैसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना चाहिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 112। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मेरे को मिल चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से दो पूरक सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि बालोतरा एक औद्योगिक नगरी है और बालोतरा जिला हेडक्वार्टर भी है। बालोतरा से सिवाना की जो रोड है, एक एक फीट के खड्डे पड़े और ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे नंबर 68। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट सत्र के अंदर ये आपने घोषणा नहीं की है, लेकिन इसको किसी भी मद के अंदर, चाहे ये RSH मद के अंदर हो, और वैसे 2018 के अंदर ये CRIF फंड के तहत ये स्वीकृत भी हो गई थी, लेकिन ये रोड अभी तक बनी नहीं है। तो एक इस रोड की बनाने की आप थोड़ी सी घोषणा करावे, अति मेहरबानी होगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क अभी जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त है वहाँ पर तो रिपेयरिंग का कार्य करवा रहे हैं। चूँकि ये सड़क नरेगा द्वारा वाइडिंग का कार्य करवाया गया था, तो अब ये PWD के अप टू मार्क है या नहीं है, रोड सेफ्टी के अनुसार जो है, रोड सेफ्टी रूल्स के अनुसार जो है, नॉर्म्स के अनुसार है या नहीं है, सड़क का लेवल क्या है, इसके लिए विस्तृत तकनीमा रिपोर्ट बनाकर इसकी DPR तैयार करवाई जा रही है PWD द्वारा, और इसका एस्टिमेट तैयार करके फिर जितना जल्दी होगा चरणबद्ध तरीके से जो है इसमें इसका कार्य करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरा क्वेश्चन और है कि ये जो बालोतरा औद्योगिक नगरी है, इसका पाली से ज़्यादा कनेक्शन है और ये रोड बालोतरा से समदड़ी होते हुए सीधी पाली जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि आप इस रोड को नेशनल हाईवे के लिए यहाँ से अपना है जो सरकार की तरफ से अनुशंसा केंद्र सरकार को भिजवाएं तो अति मेहरबानी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये NHI का विषय है और हम जो है नियमानुसार इसका प्रस्ताव तैयार करवा के परीक्षण करवा कर इसको जो है केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भिजवा दिया जाए। अगला बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 113। माननीय मंत्री जी। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केंद्र स्थापित किए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोक सुनवाई सहायता केंद्र का प्रबंधन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9/4/2013 में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केंद्र संचालित हो रहे हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। लोक सुनवाई सहायता केंद्र को सक्षम एवं प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश परिपत्र निर्देश जारी किए गए। आदेश परिपत्र निर्देश दिनांक 25/10/2019, 2/3/2021, 9/3/2021, 19/4/2022, 8/2/2024, 13/3/2024 का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। जिलों में स्थित सहायक निदेशक लोक सेवाएं कार्यालय को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के संबंध में प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण हेतु जिले में प्रतिवर्ष राज्य स्तर में बजट आवंटित किया जाता है। ग्राम पंचायत में लोक सुनवाई सहायता केंद्र के माध्यम से जन सुनवाई के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 9/3/2021 और 19/4/2022 के तहत माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उसमें ये अंकित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में माह के प्रथम गुरुवार को जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रत्येक शुक्रवार को त्रिस्तरीय सुनवाई व्यवस्था जिला स्तर, उपखंड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर दोपहर 12 से दिन में 3 बजे तक करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रत्येक पंचायतों में हर दिन कार्य दिवस में 10 से 12 बजे तक लोक सुनवाई केंद्र खुला रखकर परिवाद लेने के निर्देश दिए गए हैं, किंतु ग्राम पंचायत कार्यालय प्रतिदिन खुलते ही नहीं है। राज्य सरकार इन निर्देशों की पालना के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की जा रही है। विगत 3 वर्षों में चुनाव आचार संहिता अवधि यथा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों को छोड़कर नियमित रूप से जन सुनवाई हुई है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा राजकीय कार्य दिवसों में ग्राम पंचायत कार्यालय को प्रतिदिन खोलने के निर्देश हैं। प्रतिदिन पंचायत कार्यालयों में आने वाले परिवादी की सुनवाई की जाती है और मैं माननीय सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहूँगा, उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे आप बैठे, मैं कह रहा हूं, उनके प्रश्न का उत्तर दो। मैं बता रहा हूँ माननीय, ये पढ़िए मत। माननीय, अरे भाई, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, लगा देना, आपका आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, समय समय पर अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में 8 फरवरी 2024, 13/3/2024 को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद में मैं जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहूँगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल की भी तुलनात्मक जानकारी भी देना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पर जो शिकायतें प्राप्त होती थी उसका एवरेज डिस्पोजल टाइम 45 दिन होता था, लेकिन जब से ये नए निर्देश जारी किए गए उसके बाद में 15 दिन के अंदर शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है और पहले की तुलना में पहले 47% उन शिकायतों पर रिलीफ था, अब वो 8% बढ़ के 54% हुआ है। माननीय सदस्य और दूसरा पूरा, अरे आपको अनुमति नहीं है माननीय सदस्य, आपको अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के साथ साथ मेरी भी यही बात है, हर सदस्य के द्वारा मैं ये बात रख सकती हूँ कि निर्देश टाइम टू टाइम बहुत बार दिए गए हैं, जिसका विवरण बहुत अच्छे से हमें मिला है। विगत राज्य सरकार की और हमारे इस सरकार की अगर तुलना करें तो वो विवरण भी आपने जैसा कि बताया कि बेटर हो रही है व्यवस्था, लेकिन आज भी पीड़ा यही है कि एवरीडे मॉनिटरिंग 10 से 12 बजे, मेरे साथ भी पिछले बार जब मैं विधायक थी, मैं 1 मिनट लूँगी, तब हमारी गोगाथला पंचायत के अंदर जब मैं गई, सुबह बंद था, ताला लग रहा था पंचायत पर, तो स्थिति उसको सुधारने के लिए अगर कोई कमेटी का गठन या कोई आप अधिकारियों को कि वो कभी भी जाकर उसकी कर सके, तो इसके लिए हम सरकार द्वारा कोई मॉनिटरिंग टीम बिठाएं। निर्देश तो बहुत बार दिए हैं, क्या हम ऐसी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये जो बताया गया ग्राम पंचायत स्तर है, ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर है, इसके अंदर वीसी के मार्फत कलेक्टर के द्वारा, संभागीय आयुक्त के द्वारा एवं चीफ सेक्रेटरी भी वीसी में इसकी 2 दिन के लिए मॉनिटरिंग करते हैं महीने में। संभागीय आयुक्त भी 2 दिन के लिए इनके अंदर 2 ग्राम पंचायतों में जुड़ते हैं, कलेक्टर में भी जुड़ते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये लगातार ये हर चीज ऑन द रिकॉर्ड है और मैं आपको माननीय मंत्री जी, सरकार सुनिश्चित करे कि बैठकें लगातार हों और समस्याओं का समाधान जनता का हो। अगला प्रश्न, बिल्कुल माननीय श्री घनश्याम, हो गया। अगला प्रश्न पुकार लिया। माननीय सदस्य, प्रश्न कोई नहीं, पूरे प्रश्न के अलावा किसी को अनुमति नहीं है। माननीय घनश्याम, प्रश्न संख्या 114। माननीय मंत्री जी, जवाब मेरे पास आ चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं ना, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अप्रैल से अब तक इस मद में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और कितनी उस पर खर्च हुई है। इसके अलावा दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है कि इस योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित हुआ है अभी तक। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, प्रश्न में मेन जो मूल प्रश्न इन्होंने पूछा है, इन्होंने 5 साल के आंकड़े मांगे हैं। तो 5 साल जब जो ये वित्तीय वर्ष है। माननीय सदस्य, बातें नहीं,
जो लास्ट वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 को खत्म होता है। आपने सब जितने भी प्रश्न पूछे उन्होंने ये 5 साल की बात करी है। अभी जो पिछले 5 साल में 23 लाख बेनिफिशियरीज जो हैं वो 5 साल का तो आ गया आपने मंत्री महोदय, 5 साल का तो इसमें जवाब आ गया। उनको पूछे दीजिए। 4 महीने का हरिमोहन जी, माननीय सदस्य आपके पूछ रहे हैं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल का जवाब आ गया और हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जितना बजट दिया वो पूरा खर्च हो गया, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं अब ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अब आज तक 31 मार्च से अब तक कितना इनने पैसा दिया और वो कितना खर्च हुआ? बजट तो प्रस्तुत हुआ है, उसके साथ कितने लोग लाभान्वित हुए? अरे बजट तो आज दे रहे हैं। आप बैठिए अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए, मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूं। एक मेरा अध्यक्ष महोदय, अरे वस्तु स्थिति बता रहा हूँ, बजट अभी पारित होना है। एक अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हॉस्पिटलों में रेबीज की दवा नहीं है, स्नेक बाइट की इंजेक्शन नहीं है। हम कई महीने से लगातार सीओएमएचओ से, उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, आज तक वहां दवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो इस मामले में भी मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये दवाइयां कब तक उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी जो चिरंजीवी योजना थी वो बंद की है, तो उसके भी लोगों पे भारी असर है। लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही है, जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये कब तक आप कराते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न के अंदर 5 साल का पूछा था, अब ये कहते हैं कि भाई उत्तर सुनिए। आप कहते हैं कि मई में कितना खर्च हुआ था, तो ये जो 3 महीने का 4 महीने का कह रहे हैं, ये आपको सूचना आज भेज दी जाएगी। परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने एक बात जो छिपाई है कि आपके कार्यकाल के अंदर इन्हीं के जिले के अंदर, इन्हीं की विधानसभा और दूसरी में बहुत भारी राशि जो है वो ये खर्च कर नहीं पाए दवाइयों पे। इसके अंदर जो है करौली विधानसभा के अंदर 13 लाख वो पैसा बच गया। यहाँ पर आपके इनके सपोर्टरा के अंदर लगभग 1 करोड़, टोडा भीम के अंदर 1,20,000, ऐसे जो है आपके करौली विधानसभा में 1,02,000, हिंडौन के अंदर 1,18,000, टोडा ये वर्ष बाय वर्ष जो है 1 साल इन्होंने 1.25 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। तो इसका आपकी जो सूचना ये 3 महीने की मैं आपको आज ही दे दूंगा। मैं श्री मनोज कुमार, इसमें तो जवाब आया, आपने 0 बताया है। श्री मनोज कुमार। अध्यक्ष महोदय, संख्या 115, ये गंभीर प्रश्न है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस योजना को आगे जारी रखना चाहती है? बैठिए। क्या सरकार इस योजना को आगे जारी रखना चाहती है या नहीं? सरकार बिल्कुल जारी रखेगी और इसको बेहतर करेगी। आपने जो चलाया प्रश्न संख्या 115। माननीय मंत्री जी। खंड 1, विधानसभा सादुलपुर की पंचायत समिति राजगढ़ में विगत 3 वर्षों के दौरान पंचायत समिति मद से नलकूप स्वीकृत किए गए हैं, जिनके स्थान का विवरण परिशिष्ट 1 के कॉलम संख्या 4 में अंकित है। खंड 2, जी नहीं, निजी खातेदारी भूमि में नहीं लगाए गए हैं। खंड 3, उक्त स्वीकृत 16 नलकूप में से 5 नलकूप पूर्ण हुए हैं, जो सभी क्रियाशील हैं। गारंटी अवधि में खराब हैंडपंप एवं नलकूपों को संबंधित कार्यकारी एजेंसी से ठीक करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये 16 नलकूप 3 वर्ष में स्वीकृत हुए, ये कब स्वीकृत हुए, कब वर्क ऑर्डर जारी हुआ, किस एजेंसी के नाम हुआ और कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया? क्या लंबे अरसे से पेंडिंग इनके खिलाफ जो भुगतान कर दिया गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं? माननीय मंत्री जी। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए, मैं दे रहा हूँ। नुहद में राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत नुहद में सार्वजनिक ट्यूबवेल निर्माण 33 kV के पास वही क्रियाशील है। दूसरा है, नुहद में ही सार्वजनिक ट्यूबवेल निर्माण ग्राम बास मामराज में स्वीकृत हुआ है। ये 7/1/2022 को हुआ था और इसमें 7,92,000 रुपये खर्च हो चुके हैं और एक गैर मुमकिन कुआं के पास बना है। थिरपाली बड़ी में पेयजल हेतु कुआं निर्माण खातियों की बाड़ी
अमर सिंह जागीर के पास बना है और ये कार्य अभी पूर्ण नहीं है। बिजली का कनेक्शन लंबित है और ये 12/10/22 को स्वीकृत हुआ था और इसमें 12/10/22 हाँ, इसमें 9,48,000 रुपये खर्च हुए हैं और इसमें ये गैर मुमकिन आबादी में है। और इसी प्रकार से गुगलवा पंचायत में सार्वजनिक कूप निर्माण सहित स्मारक बालान के पास स्वीकृत हुआ है। इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। बिजली का कनेक्शन अभी लंबित है। ये 1/12/2022 को स्वीकृत हुआ था। इसमें 8,43,000 रुपये खर्च हुए हैं और डिमांड नोट हेतु विद्युत निगम को आवेदन किया हुआ है। थिरपाली बड़ी में पेयजल ट्यूबवेल गुजरा का मोहल्ला देवनारायण मंदिर के पास लगाया गया है। कार्य पूर्ण नहीं है। बिजली का कनेक्शन अभी लंबित है। इसमें 9,98,000 रुपये खर्च हुए हैं। गुगलवा में ही दूसरा सार्वजनिक कुआं निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ध्यान आकर्षित हो गया। गुगलवा हुआ एक क्रियाशील है और इसमें 8,22,000 रुपये खर्च हुए हैं। उसका बाद गुगलवा में एक ट्यूबवेल लगा है जिसका कार्य पूर्ण नहीं है। बिजली का कनेक्शन लंबित है। इसी प्रकार से नौरंगपुरा में ये सार्वजनिक ट्यूबवेल कुल्हड़ियों के मोहल्ले में नौरंगपुरा में है जो क्रियाशील है और इसके ऊपर 3 लाख रुपये खर्च हुए हैं। सुलखनिया छोटा में सिंगल फेज बोरवेल निर्माण आंगनबाड़ी के पास सुलखनिया बड़ा में लगा है। इसका कार्य पूर्ण नहीं है। बिजली का कनेक्शन अभी लंबित है। इस पर 6 लाख रुपये खर्च हुए हैं। पर्याप्त हो गया? नहीं, 16 है सर। इन्होंने सबका पूछा है। अगला प्रश्न। नूहद में ही ट्यूबवेल निर्माण मीणा व खातियों की ढाणी के पास लगा है। इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। बिजली का कनेक्शन बाकी है। पूरा बताऊं? उनका इतना सा आग्रह इतना जवाब से मैं ये चाहता हूं 2022 से 21 से पेंडिंग है। जनता को 8-8 लाख रुपए के ट्यूबवेल पर खर्च हो गए। अभी तक वो लोगों को लाभ नहीं मिला। क्या सरकार की मंशा उनकी जांच करे या तुरंत प्रभाव से कितने दिन में बोरवेल को चालू करा देंगे? ठीक, पूरा इसका उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि कनेक्शन नहीं होता है, ट्यूबवेल चालू नहीं होता है तो जितना पैसा उसमें लगता है वो निष्फल हो जाता है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि 22 का ट्यूबवेल 2024 जनवरी तक भी पूर्ण नहीं हुआ था। अब हम उसको पूर्ण कराकर जल्दी कनेक्शन कराएंगे। मुझे बहुत कष्ट हुआ है कि जनता का इतना पैसा पूर्ववर्ती सरकार ने बेकार किया, निष्फल हुआ। उस समय के जो अधिकारी हैं उनसे वो जो निष्फल हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग और अधिकारी कर्मचारी ने इसमें डिले किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 116। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय गोपालन द्वारा जैसलमेर जिले की गौशालाओं की गोपनीय जांच औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 32 गौशालाओं में घोर अनियमितता पाई गई, जिसका संज्ञान लेते हुए जैसलमेर जिले की उक्त 32 गौशालाओं का वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुदान रोक दिया गया। इस प्रकार 32 गौशालाओं को फर्जी अनुदान उठाने से रोक दिया गया। खंड 2 गौशालाओं की अनुदान प्रक्रिया में पर्यवेक्षक लापरवाही बरतने पर तत्कालीन संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जैसलमेर को निलंबित किया गया तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की संलिप्तता पर जांच प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इन 12 गौशालाओं में 7,129 गायें बताई गई और जांच के समय 310 मिली। आपने उनका अनुदान रोक दिया, ये तो सही है, पर क्या ये सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 2 साल में 51 करोड़ 23 लाख का अनुदान उठा लिया गया? यदि हाँ, तो इस दिए गए अनुदान की राशि वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? नंबर 1। दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या ये गौशालाओं में जो गबन हुआ इसके लिए आपने 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री जी को इसकी जांच SIT से कराने की अनुशंसा की थी? यदि हाँ, तो उस जांच का क्या हुआ? ये दोनों बात बताएं तो फिर मैं दूसरा पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसलमेर जिले में गौशालाओं
के फर्जी अनुदान की बहुत सारी शिकायतें आई, कई अखबारों में भी ये खबरें छपी। तो हमने निदेशालय से जांच दल गठित करके 7 व 8 फरवरी 2024 को जैसलमेर जिले की गौशालाओं की गोपनीय जांच व औचक निरीक्षण किया, जिसमें जांच दल को गौशालाओं ने भौतिक सत्यापन के दौरान जितना गोवंश गौशालाओं का द्वारा बताया गया था उतना गोवंश नहीं मिला तथा अन्य अनियमितता भी पाई गई, जिसके आधार पर इन 12 गौशालाओं की अनुदान वितरण प्रक्रिया रोक दी गई। इसके बाद 12 गौशालाओं में अनियमितता पाए जाने पर निदेशालय ने जिले की अन्य गौशालाओं की जांच हेतु जिला कलेक्टर को लिखा, जिस पर जिला कलेक्टर जैसलमेर ने जांच कराए जाने पर 16 अन्य गौशालाओं भी अपात्र पाई गई, जिसे इनका भी अनुदान रोक दिया गया। 4 गौशालाओं की आईबी में शिकायत के आधार पर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग ने जांच कराई, जिसमें भी अनियमितताएं पाई गई, इनका भी अनुदान रोक दिया गया। जांच में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक जैसलमेर को मार्च 2024 में निलंबित किया। 2 अन्य डॉक्टरों को 16 सीसी के नोटिस दिए व 4 डॉक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को अप्रैल 2024 में लिखा है। इस प्रकरण में 2 उपखंड अधिकारी भटियाणा पोखरण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा हुआ है। गौशालाओं के अनुदान देने हेतु भौतिक सत्यापन के लिए भौतिक सत्यापन दल का गठन किया जाता है, जिसमें 2 डॉक्टर पशुपालन विभाग के, 1 प्रशासनिक अधिकारी, उपखंड अधिकारी या उसका प्रतिनिधि एवं 3 पशुपालन हेतु अधीनस्थ विभागीय कर्मचारी होते हैं। वर्तमान में इन 32 गौशालाओं सहित जैसलमेर जिले की सभी अनुदानित गौशालाओं की अनियमितताओं के प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से जांच करवाया जाना प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है कि उक्त गौशालाएं जिनका अनुदान रोका गया, पिछली सरकार में जो पूर्व मंत्री थे और जो पूर्व विधायक साले मोहम्मद, वो और उनके नजदीकी लोगों की ये गौशालाएं थी और उन्होंने ये गड़बड़ की और राजनीतिक पहुंच के कारण उसकी जांच नहीं हुई, तो क्या आप इनकी जांच करा के इनकी गौशालाओं के लाइसेंस रद्द करेंगे और जो गड़बड़ की उसका जो अनुदान लिया उसको आप वसूल करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को बताया कि ये जो 32 गौशाला है उनका अनुदान रोक दिया गया, अभी उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है। और मैं अध्यक्ष महोदय बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिख करके और खुद मिल करके भी निवेदन किया और उन्होंने इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से कराने हेतु लिखा है और शीघ्र ही जांच कराएंगे। यदि कोई इसमें दोषी है और कोई संलिप्त है, चाहे वो राजनीतिक दल का नेता हो या कोई और भी सरकारी अधिकारी हो, विभाग के हो, कोई भी हो, तो निश्चित रूप से जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। यदि फर्जीवाड़ा हुआ अनुदान में फर्जीवाड़ा हुआ तो वसूली के लायक होगी तो वसूली भी करेंगे। अगला प्रश्न श्री भगवान राम सैनी। बैठिए। माननीय सदस्य भगवान राम सैनी, प्रश्न सुझाव बाद में देना। अरे सुझाव भाषण में देना, अभी नहीं। प्रश्नकाल में कोई सुझाव नहीं। अरे प्रश्नकाल में सुझाव नहीं। अध्यक्ष जी, अरे प्रश्न 117 नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 117। अरे माननीय मंत्री जी, अरे उत्तर सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अंकित नहीं हो। विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में 224 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। आप समझ पुराने। अब बैठिए। प्रश्नकाल में किसी को कोई सुझाव या बोलने की अनुमति नहीं है। जो प्रश्न है जिसका वो 2 पूरक प्रश्न पूछेगा, उसका विपक्ष का नेता को यदि कुछ कहना होगा तो कहेंगे। नहीं, सुझाव अलग से आइए, उन मंत्री जी से मिलकर दे दीजिए। अध्यक्ष जी, जवाब आ गया, क्वेश्चन पूछ लो। जवाब आ गया, चलो। हाँ, पूरे प्रश्न। मेरे विधानसभा उदयपुर वाटी में नगर पालिका में 35 वार्ड है और सदन है, नियमों से चलता है। ये सदन नियमों से चलता है। 60,000 की संख्या है।
जनसंख्या है और वहाँ मात्र केवल 8 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसके अलावा 2 नगरपालिकाएं हैं, 41 पंचायतें हैं। वहाँ और खोलने की आवश्यकता है। इस बजट में मात्र 5 आंगनबाड़ी केंद्र दिए हैं जो ऊँट के मेमू जी रहे हैं, वो नहीं, बहुत कम है। तो क्या सरकार और खोलने की मनसा रखती है? अरे माननीय सदस्य, दूसरा सामान्य सा प्रश्न मेरा ये है कि इन आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं और ये सहायिकाएं जो हैं उनका मानदेय बाकी है और कितने दिन से बाकी है और कब तक सरकार उसका भुगतान कर देगी? ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, हमने अपने परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 89(1) के अनुसार प्रत्येक विधानसभा में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले किए जाने की घोषणा की थी। उसमें उदयपुर वाटी में भी 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। चूंकि आप माननीय सदस्य ने अपनी चिंता जाहिर की है, तो निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से, अभी तो पहला साल ही है, चरणबद्ध तरीके से जो है और नवीन आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। अगला प्रश्न श्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। अध्यक्ष जी, मैंने जो पूछा मानदेय का, वो कब तक आ जाएगा? पूरा मानदेय के लिए पूछ रहा हूँ मैंने, वो कब तक बाकी वो कब तक आ जाएगा? और उसमें मानदेय के लिए बोल रहा हूँ मैं कि वो कब तक आ जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी हमने, अरे जवाब दे रहे हैं भाई, जैसा कि अभी हमने बजट में घोषणा करी थी कि आंगनबाड़ी हो गया, आप बैठ जाओ। अरे चले। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया, बोल दिया उनको। अरे हो गया, पूछ रहे। अरे बैठिए विपक्ष के नेता। अरे आप बैठा, साहब इनको इतना अधिकार क्यों दे रखा है? आप 24 घंटा बोलते रहते हैं, बीमारी है क्या? आप पूरा प्रश्न पूछो। टाइम माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, खड़े क्यों हो रहे हो? आपको खड़े, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 घरों के अंदर बैठिए, सरकार ने जवाब दिया 4 घरों में आगजनी घटना घटी और उनका मूल्यांकन किया 10,97,000, मेरे से मिल लेना, 97,000, 10,97,000। तो ये हर बात पे बोलना जरूरी नहीं है। भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से दिया है, पर मैं आपके माध्यम से इसकी आपसे भी मदद चाहता हूँ, राज्य सरकार से फेवर चाहता हूँ। और चीज़ों में जैसे मैचिंग ग्रांट मिलाया जाता है, अब 11 लाख का नुकसान हो, 24,000 रुपये उसको अनुदान मिले, तो गाँव में तो बीमा होता नहीं है मकानों का। तो मैं तो सरकार से उम्मीद करता हूँ, राज्य सरकार क्या इसके अंदर केंद्र सरकार के जोड़ों से इसके अलावा अपनी तरफ से मैचिंग ग्रांट मिलाती कि नहीं मिलाती। और सेकंड है कि जो 2022 का फसल नुकसान हुआ था 2024 तक अभी तक नहीं बटा है, तो क्या मंत्री महोदय उन अधिकारियों के खिलाफ या किस कारण से जांच करा करके कोई भी कार्रवाई करेंगे, ऐसी मंशा रखते हो? नहीं मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गया, जिस तरह से माननीय सदस्य ने पूछा है, मंत्री जी, प्रश्नकाल समाप्त। मुझे प्रश्नकाल समाप्त। माननीय मंत्री जी, इनको लिखित में भेज देना। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से चित्तौड़ जिले की संपूर्ण बिला नाम भूमि को गोचर भूमि में रूपांतरित करने से नई परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश गोगड़ा सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में ग्राम दानियों में अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवाए जाने के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में 1 वर्ष पूर्व निर्मित सड़क पर पड़ने वाले भानोद बाईपास पर अतिक्रमण किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से प्रदेश में आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सर्जरी करवाने वाले मरीजों के चेहरे के साथ साथ प्राइवेट पार्ट की फोटो अपलोड किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर रितु बनावत सदस्य की ओर से पूर्व सरकार द्वारा बिना कार्य योजना बनाए हिंदी माध्यम के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में
श्री हरीश चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी के मरीजों को सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत भी राजकीय सहायता राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री विकास चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में युवाओं में बढ़ रही नशे की लत एवं ड्रग्स के अवैध कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगर राम गेदर सदस्य की ओर से प्रदेश में जनता जल योजना के मजदूरों का मानदेय बढ़ाने एवं स्थायी करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ की क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपकेंद्र परसनेऊ तथा भाणुदा में मूंगफली फसल खरीद की बकाया राशि का किसानों को भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य रविंद्र सिंह भाटी, विकास चौधरी, श्री डूंगराम गेदर एवं श्री पूसाराम गोदारा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री कालूराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डग की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में श्री उदयलाल भंडाणा सदस्य की ओर से भीलवाड़ा में गार्डी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने में हो रही समस्या का समाधान किए जाने के संबंध में श्री हमीर सिंह भायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना की चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से आम जन को हो रही परेशानी के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा सोने की खान की नीलामी की सूचना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीम की कतिपय पंचायतों को ब्यावर जिले में शामिल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल दास शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ की कतिपय सड़कों का नवीनीकरण करवाए जाने के संबंध में श्री गोपीचंद मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर से गुजरने वाले राजकीय राजमार्ग संख्या 148 के दोषपूर्ण निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन रैंडम विधि से ही करवाए जाने के संबंध में डॉक्टर जसवंत सिंह यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बहरोड के गांव में पेयजल की कमी के संदर्भ में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खानपुर की ग्राम पंचायत खानपुर को नगर पालिका बनाए जाने के संबंध में श्री कमललाल सदस्य की ओर से प्रदेश के पुलिस विभाग में समय पर डीपीसी करवाने एवं साप्ताहिक अवकाश किए जाने के संबंध में श्री रामसाय वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र निवाई के पीपलू क्षेत्र में विगत 5 जुलाई 24 को हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने के संबंध में श्रीमती अनीता बघेल सदस्य की ओर से प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्त संस्थाओं बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों के अनुरूप ही RGHS की सुविधा का लाभ दिए जाने के संबंध में श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से कोटा शहर में UIT द्वारा अमृत जल योजना 2 की तैयार की गई DPR की कमियों को दूर कर वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में श्री अरुण चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पचवद्रा के ग्रामों में अघोषित विद्युत कटौती से आम जन को हो रही परेशानी के संबंध में आज 2 मांगों पे है। यदि सदन की सहमति हो तो इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ा हुआ मान लिया गया। पर्चियां आज दिनांक 18/7/24 को शून्यकाल में बोलने हेतु 52 पर्चियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नानुसार है। श्री वीरेंद्र सिंह मसूदा क्षेत्र में गत 5 वर्षों से उत्पन्न
पेयजल की समस्याओं के संबंध में श्री लादूलाल पितलिया विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में बनास नदी में बजरी माफियाओं द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाने के संबंध में राज्य सरकार से कार्रवाई हेतु चर्चा। श्री रामस्वरूप लांबा उपभोक्ता को न्याय दिलाने एवं समिति की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष एवं या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा राजस्थान में बिजली की भारी कमी एवं सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण आम जन को परेशानी के संदर्भ में श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक लाइन में बोलते हैं सर। हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सदस्य 0 ओवर के बाद पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। माननीय भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन का ध्यान स्थानीय को रोजगार के मामले में आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उस पश्चिमी राजस्थान के उस सीमांत क्षेत्र से आता हूं जहां हमेशा से भौगोलिक रूप से अभाव रहे, रोजगार के कोई साधन नहीं थे। हमारे लोग रोजगार के लिए, व्यापार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गए और उन्होंने अपना काम किया। वर्तमान में स्थितियां परिस्थितियां अलग है। हमारे उस क्षेत्र में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है और व्यापार के लिए तमाम जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है उस क्षेत्र की तरफ से, उस क्षेत्र के आम लोगों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। और चल रहा है माननीय सदस्य, साथ ही मंत्री महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्थानीय जितने युवा हैं उनको उन मल्टीनेशनल कंपनीज में रोजगार मिले ताकि वहां के युवा मुख्य धारा से जुड़ सके। आप देखेंगे कि कर्नाटका में भी थोड़े दिन पहले एक नया बिल लाया गया जिसमें 50% रिजर्वेशन की बात की गई, स्थानीय को रोजगार में वरीयता की बात की गई। कुछ दिन पहले हरियाणा में एक बिल पे डिस्कस हुआ जिसमें कहा गया कि साहब स्थानीय को रोजगार के लिए हम 70 से 75% तक स्किल और अनस्किल में हम रिजर्वेशन देंगे। मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश की सरकार से कि आप स्थानीय को रोजगार दें, युवाओं को आगे बढ़ने का एक मौका दें। अगर वहाँ पे स्थानीय कंपनियों में युवाओं को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो बॉर्डर मजबूत हो पाएगा, वो सीमांत क्षेत्र मजबूत हो पाएगा। आज के समय में तमाम युवा साथी बेरोजगारी के उस आलम से गुजर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और स्थानीयों को वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनीज में, चाहे वो सोलर की हो, विंड की हो, पेट्रोकेमिकल की हो और तमाम सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में उन युवाओं को रोजगार के नए संसाधन देने चाहिए। और साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि उनको स्किल के रूप में उनको अच्छी स्किल देके तैयार भी करने की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की और हम सब की मिलकर होनी चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा कि स्थानीय को आप रोजगार देने का श्रम करावें। धन्यवाद। विकास चौधरी। हिंदी में बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान आकर्षण का समय दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने में जनता के बीच गया तो मैंने एक चुनावी घोषणा पत्र लेके जनता के बीच गया। उस चुनावी घोषणा पत्र का पहला बिंदु नशा व ड्रग्स व अपराध मुक्त किशनगढ़ के लिए मैंने रखा था। आज जिस प्रकार से नौजवान नशे की लत से न केवल समाज, न केवल राष्ट्र को हानि पहुंचा रहे हैं, राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपराध बड़ा बढ़ रहा है। बढ़ती बेरोजगारी व रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने एसओजी में नशे की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फोर्स एंटी ड्रग्स के गठन की स्वीकृति देकर एक यूनिट का गठन किया, परंतु वर्तमान सरकार के 7 महीने में इसकी क्रियान्वयन नहीं हुआ और एनडीपीएस प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई बिल्कुल ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ व्यापारिक नगरी है और उस व्यापारिक नगरी में एक काली गैंग नाम की गैंग जो इस नशे की तस्करी की सबसे बड़ी गैंग है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 10,000 से ज़्यादा नौजवान नशे की लत के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम हमेशा सुनते आए
कि नशा नरक का द्वार है, नशा नाश का कारण है और आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, इस सदन को चिंता करनी चाहिए। मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा मैं इस सदन और माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस नशे की रोकथाम के लिए जन जागरूकता क्षेत्र में लानी चाहिए। इसके लिए सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से किशनगढ़ में आए दिन अपराध बढ़ते हैं, इस अपराध के पीछे पिछले कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा जो नशे की खेप किशनगढ़ में लाकर किशनगढ़ के व्यापारियों को आतंकित किया, न केवल उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी के कारण इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बेरोजगारी है। इसलिए मैं सदन को आग्रह करता हूं कि नशे के कुप्रभावों से लोगों को जागरूक कर और चेतना शिविर यहां से चालू किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री डूंगर राम केदार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नियम 50 के तहत स्थगन पर आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना जो 1995 में शुरू की गई, उसके कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाने, स्थायी करने को लेकर के वो हड़ताल पर हैं पिछली 11 तारीख से। और ये लगभग श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिले के अंदर 400 से 450 कर्मचारी हैं। जनता जल योजना के सभी कर्मचारियों को एक माह में 26 दिन का भुगतान दिया जाता है, प्रतिदिन के हिसाब से किया जाता है। ये मजदूर 30 दिन 24 घंटे कार्य करते हैं। इस योजना के इन मजदूरों को 7410 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जो बहुत कम है और उनके परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है। जनता जल योजना के सभी कर्मचारी अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर के 11 तारीख से हड़ताल पर है, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों में पेयजल की आपूर्ति बाधित हो रही है। तीनों जिलों में पेयजल आपूर्ति की समस्या का सामना विशेषकर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है और पेयजल पूर्ति नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को 1000 रुपये टैंकर के हिसाब से यानी पानी गिरवाना पड़ रहा है, जो बहुत ही मुश्किल है। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है सरकार से कि जनता दल योजना के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जावे, उनको स्थायी किया जावे और उस क्षेत्र के अंदर बाधित जो पेयजल आपूर्ति है उसको बहाल किया जावे, ताकि वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। श्री पूसाराम गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को आपने बहुत ही गंभीर विषय जो मेरी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के 112 किसानों को काफ़ी लंबे समय से मूंगफली खरीद जो उचित मूल्य पर हुई उसका भुगतान 1,30,00,000 रुपए का नहीं हुआ। ये भानुदा और प्रश्नव ग्राम सेवा सहकारी समिति ने क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ़ के निर्देशन में खरीद की। करीब 400 साढ़े 400 किसानों की मूंगफली खरीदी। उनमें 112 किसान ऐसे हैं जिनको आज तक भुगतान नहीं हुआ, जबकि राजफेड के एमडी ने दिनांक 23/9/2021 को स्पष्ट आदेश कर दिया कि 1,30,00,000 रुपए क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ़ को ट्रांसफर किए जाते हैं आरटीजीएस के अंतर्गत और इनका भुगतान सिर्फ एंड सिर्फ बकाया 112 किसानों को किया जाए। लेकिन बोलते हैं तो और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार बीकानेर को और क्रय विक्रय सहकारी समिति को पाबंद किया गया, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद 12/6/2024 को रजिस्ट्रार महोदय ने भी आदेश एडिशनल रजिस्ट्रार बीकानेर को भेजा कि इनकी मूंगफली खरीदी जा चुकी है। सरकार ने स्वीकार किया है कि 112 किसानों के भुगतान बाकी है। इसके लिए 1,30,00,000 रुपए राजफेड ने ग्राम सहकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ़ को ट्रांसफर कर दिए और मात्र ये शर्त लगाई गई है, आज भी रुपए रिजर्व पड़े कि किसानों को ही भुगतान करना है। लेकिन एडिशनल रजिस्ट्रार बीकानेर और क्रय विक्रय सहकारी समिति के जीएम और अध्यक्ष की हठधर्मी के कारण आज तक भुगतान नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इतना गंभीर मामला जो किसान कितनी मुश्किल से मूंगफली पैदा करता है,
उसका तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए जाएं और राजफेड के आदेश को अगर आज्ञा हो तो माननीय मंत्री महोदय के पास भिजवा देता हूं और कृपया जवाब देश को तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मौका दिया, सुना, किसानों को तत्काल भुगतान की कार्रवाई के निर्देश दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री वीरेंद्र सिंह पर्ची। माननीय सभापति महोदय, मसूदा विधानसभा में बिसलपुर पेयजल के संदर्भ में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विगत पिछले 5 सालों में मसूदा विधानसभा में जो बिसलपुर पानी की टंकियां और पाइपलाइन 2003 से 8 के कार्यकाल में बनी थी, वो टंकियां आधी से ज़्यादा खाली रही। बिसलपुर पानी की टंकियों को भरने का जिस भी ठेकेदार के काम था, उस ठेकेदार के खिलाफ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांव में पीने के पानी के लिए एक महीने तक गांव में पेयजल की भारी समस्या है। मूलतः बिसलपुर परियोजना अजमेर ज़िले के लिए, अजमेर ज़िले में पेयजल की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसका विस्तार हुआ और सभी ज़िलों में पानी पहुंचाया, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन मसूदा विधानसभा में पिछले कार्यकाल में सरकार ने अधिकारियों की लापरवाही से मसूदा विधानसभा की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि विधानसभा में सरवाड़ पंप हाउस से जो पानी मिलता है उसकी मात्रा को बढ़ाई जाए, जिससे गांव में जो एक महीने से पानी पीने का नहीं मिल रहा है, तो लोगों को कम से कम छिन्नवे से 120 घंटे में पेयजल के रूप में पानी पीने के लिए मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री लादूलाल। खजुरिया शाम की जय। विधानसभा क्षेत्र के बनास नदी में बजरी माफियाओं द्वारा बनास नदी के किनारे स्थित चारागृह, शमशान घाट व किसानों के खेती से चोरी छिपे बजरी का धड़ल्ले से अवैध खनन व दोहन होकर रहे हैं, और जिस कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश हैं। महोदय, मेरे क्षेत्र की जनता के रक्षा व भलाई ही मेरी प्राथमिकता है। इसीलिए जांच व सर्वे करवाकर जहां पर अवैध खनन हो रहा है उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए। जो अवैध खनन कर रहे हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि महोदय अवैध खनन की वजह से जान माल को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे, राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। महोदय, अवैध खनन करने वाले आए दिन ग्रामीणों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। भू माफियाओं व अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। महोदय, बजरी माफियाओं ने बनास नदी में गहरे खड्डे कर दिए हैं, जिनमें आए दिन बड़ी संख्या में पशु गिरकर मर रहे हैं। यहाँ तक बजरी माफियाओं ने शमशान भूमि पर भी अतिक्रमण कर अवैध बजरी भंडारण कर रखा है। अतः महोदय, इन अवैध खनन बजरी माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, ताकि क्षेत्र की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अध्यक्ष महोदय, हमीरगढ़ एरिया में हमारे बनास नदी के अंदर डेली के 1000 के आसपास बजरी के जो डंपर ट्रोले चल रहे हैं। मैं भी बहुत बार एसएसओ साहब को बोला था कि भाई हमारे इधर ये डेली का नुकसान कर रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं बजरी का, जो हमारे सहारा विधानसभा छोड़ के बाहर जगह सब जगह ये डेली सप्लाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बजरी हमारे खेतों के जो गांव में जो किसान भाई जो अपने घर बनाते हैं, जो भी बनाने का काम रहेगा, जो बिल्डिंग बनाने का काम रहेगा, उनके लिए तो सही है। हमारी विधानसभा छोड़कर जो बाहर दिल्ली के हजारों ट्रैक्टर डंपर ट्रोले जा रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए नुकसान हो रहा है। और मैं विधायक बनने के बाद बहुत बार बोल चुका, तो भी ये बात नहीं सुन रहे हैं। मैं इनको बोला भाई बंद कर लो, हमारी विधानसभा क्षेत्र में बनने के लिए चलेगा, दूसरे के लिए नहीं चलेगा। ये मैं बहुत बार बोल रहा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, गौ माता की जय। राम स्वरूप लांबा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, ये समिति पीसांगण अजमेर के जो पीड़ित उपभोक्ता है उनको न्याय दिलाने के लिए एवं समिति की जो परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पीसांगण ग्राम में श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति पीसांगण का 28 अगस्त 1946 से संचालन हो रहा है। समिति द्वारा एक मिनी बैंक का भी संचालन किया जा रहा है। इस मिनी बैंक में समिति सदस्यों के अलावा 3000 मजदूर किसान चाहे बाहर से आने वाले हमारे बाहर भी काम कर रहे हैं पीसांगण में, तो उन उपभोक्ताओं की जमा पूंजी भी जमा है। और दिनांक 23/11/2023 को ये अखबार के माध्यम से समिति में 19.60 करोड़ का गबन जांच अधिकारी द्वारा पाया गया, जिसमें समिति के व्यवस्थापक, तत्कालीन स्पेशल ऑडिटर, केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधक एवं बैंक अधिकारियों का भी भागीदार होना पाया गया है। उक्त गबन की राशि में से 14.62 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जमा पूंजी में ब्याज पूंजी है। इसी क्रम में पीसांगण की कृष्णा ग्राम सेवा सहकारी समिति का हस्तांतरण भी लक्ष्मीनाथ समिति में कर लिया गया है, जिसकी पीसांगण के नया बाजार में दुकान है, जिसका किराया भी तत्कालीन व्यवस्थापक द्वारा लिया जाता रहा एवं समिति में जमा नहीं कराना पाया गया है। समिति के नियमों के मुताबिक जमा राशि का 60% मिनी बैंक शाखा पीसांगण में जमा रहना चाहिए, लेकिन यह जमा भी शून्य है, जो कि पूर्व व्यवस्थापक, केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक व तत्कालीन स्पेशल ऑडिटर जो कई वर्षों तक स्पेशल ऑडिट यहाँ पर करती रही, उनके द्वारा ऑडिट भी किया जाता रहा और उसको दर्शाया भी जाता रहा। तो इसमें सभी जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और आम जनता को, जो चाहे किसान हो, मजदूर हो, जिनकी जमा पूंजी चाहे जमा सेविंग बैंक अकाउंट के माध्यम से हो, चाहे FDR हो, चाहे और भी हो, तो उनको तत्काल सरकार आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी उनका निस्तारण करें और उनको उनकी जमा पूंजी का लाभ दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या ये कोई इस तरफ वाले विधायकों की नहीं, ये पूरे राजस्थान की समस्या है। और मान्यवर, जब रात को 9, 10 और 11 बजे तक सोते रहते हैं तो गांव से लगातार फोन आते रहते हैं कि आप तो विधानसभा के बनाए हुए अच्छे बंगलों में रह रहे हो, आप तो ऐशो आराम से रह रहे हो, सारा मंत्रिमंडल अलग से मजे ले रहा है, और हम जब खेती करके आते हैं तो हमारे बच्चों को खाना भी समय पर हम ठीक प्रकार से नहीं खिला सकते और मच्छर काटते हैं, परेशानियां हैं, और इतनी हालात खराब है पूरे राजस्थान की, और फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ज्यादा अच्छा होता कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इस सीजन में हमको कितनी यूनिट बिजली चाहिए और किस प्रकार से हम व्यवस्थित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दे सकते हैं, किसानों के लिए दे सकते हैं और आवास के लिए दे सकते हैं। लेकिन सरकार आराम से अपनी नींद में सोती रही और ये कल्पना नहीं की कि अगर हमारा कोई MOU पहले हुआ है तो हमको नया MOU करके इस समय के लिए कितनी यूनिट बिजली चाहिए, इस पर सरकार ने विचार नहीं किया। मान्यवर, ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार को अभी 5 और 7 दिन पहले ये कहा है कि मान्यवर, आप अपना प्रोडक्शन 85% करो जो आपकी यूनिट लग रही है। आप तो 85 के बजाय 65 तक भी करो तो भी ठीक है, लेकिन आप तो अपनी यूनिट में केवल मात्र 52% ही आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसके कारण अभाव, आपकी विजन के अभाव के कारण, आपकी सोच के अभाव के कारण, आपकी व्यवस्था के अभाव के कारण पूरा राजस्थान जल रहा है। सारे ग्रामीण रोज आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ विवाद हो रहा है, सारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक और तो हालात ये है और दूसरी ओर आप ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो
इनको तो बिजली नहीं दे सके। आपने कहा है कि 2,08,000 घरेलू कनेक्शन को हम बिजली दे देंगे इस साल में। तमाशा है, वर्तमान में तो व्यवस्था हो नहीं रही है और आप आगे की परिकल्पना के आधार पर लोगों को झूठा झांसा दे रहे हो और बहकावे में ले रहे हो। इसी प्रकार से आपकी व्यवस्था नहीं है और 1,45,000 विद्युत कनेक्शन कृषि वालों को इसी वर्ष में देने की बात करते हो। आपके पास सामान ही नहीं है जिनको तो आप दे नहीं पा रहे हो, है जिनकी तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो। इतनी परेशानी मैंने मेरे जीवन में इस समय में गांव में जो लोगों के जो हालात हैं और जो परेशान हैं उनके हालात चिंताजनक हैं, देखने लायक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय बूंदी गए थे, जब भी मैंने इनका ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन वही ढाक के 3 पात, कोई व्यवस्था में 0% भी सुधार नहीं हुआ। हमारे टाइम पर हमने तो जो व्यवस्था की पूर्व में उसका हमको गर्व है, लेकिन आप उस व्यवस्था को बनाए नहीं रख सके। आपने तो उस व्यवस्था को और बिगाड़ा, हालात खराब किए, गांव में जन आंदोलन पैदा किया, जगह जगह आदमी जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, बिजली घरों को घेर रहे हैं, सहायक अभियंता के साथ विवाद कर रहे हैं और अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें तो मान्यवर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ये सरकार और बना रही है। बूंदी में आंदोलन हुआ, मांग की तो गिरफ्तारी का बात, कोटा में हुआ तो माननीय हमारे विपक्ष के नेता बिजली के आंदोलन में कोटा गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, हमारे और विधायक गए, तो और व्यवस्था सुधारना तो दूर, लेकिन उनको राजनीतिक द्वेष में फंसाने के कारण इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज किए। तो एक और तो आप व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हो और दूसरी ओर शांतिपूर्वक जो आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन हो रहा है, तो लोकतंत्र में उनकी मजबूरी है कि अगर जनता की आवाज सरकार नहीं सुनेगी तो आम जन इसकी आवाज सुनने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें अग्रसित होना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के भी जो विधायक हैं बहुत शांति से इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी परेशान है, बहुत परेशान है। गांव के जो हालात है वो चिंताजनक है और फिर भी सरकार सोई पड़ी है और सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही, न कोई आश्वासन दे रही है और न कोई व्यवस्था सुधारी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में लोगों का जीना दूभर हो गया है और ग्रामीण क्षेत्र में जन आंदोलन पैदा हो गया है। किसान परेशान है, घर में काम करने वाले परेशान है, हालात खराब है, हालात चिंताजनक है। प्रदेश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बिजली लाने की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारी माइंस अलॉट की बात कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री उस चीज के लिए मना कर रहे हैं। आप बताइए मंत्री जी, आपके पास प्लान क्या है, बताइए। मेरे से बात करिए, उत्तर देंगे, जवाब देंगे। जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य अभी कह रहे थे बूंदी से आने वाले कि हमारे समय में ये PLF जो है वो हमारे पावर प्लांटों का 52% रहा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, अप्रैल 2019 में आपका PLF रहा 49.82%। आप बात सुनिए, अरे पहले सुनो। उत्तर सुनना पड़ेगा, उत्तर तो सुनना पड़ेगा, उत्तर सुनना पड़ेगा। आपने जो पूछा वही मैं बता रहा हूँ ना, अरे जो आपने पूछा वही मैं बता रहा हूँ, उत्तर तो सुनना मैं आपने पूछा वही बता रहा हूँ, आप सुनोगे तो। माननीय सदस्य जब सुनो ना आप, ये व्यवधान आप नेता प्रतिपक्ष से पूरी बात सुनिए, आपने उठाई तो मेरी बात भी सुनो। आपके खुद के जो काम है वो सुनिए, आपकी पूरी बात सुन लिए, आप जवाब देंगे। सरकार का सुनना पड़ेगा, आप सुनो, आप सुने तो सही। सरकार का उत्तर सुनिए, उत्तर तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे, नहीं तो मुझे मजबूर होकर आगे पर्ची या प्रक्रिया में पुनर्विचार करना पड़ेगा। उत्तर आपने बोल लिया, आपका पूरा बोला, अब उत्तर सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके सरकार के समय अप्रैल 2019 में PLF था 49.82%। हमारी सरकार के समय अप्रैल 2024 में 73.96% का हमारा PLF रहा है, 73.76%। आपके समय मई 2019 में 58.89% रहा था, हमारे टाइम मई में 71.98% PLF रहा है हमारा।
आपके समय में जून 2019 में 67.62 पीएलएफ था, जून 2024 में हमारा 73.64% पीएलएफ रहा है। आपसे ज्यादा उत्पादन किया है हमने, के बाद आपसे ज्यादा उत्पादन किया है। उत्तर तो सुनना पड़ेगा। अब अरे उत्तर सुनो आप। अरे बात सुन लो, आप बात सुनो भाई, आप सुनो साहब, अनुमति लेके मेरे पास आज की स्थिति माननीय नहीं पड़ेगी तब तो नहीं बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष आज की स्थिति उत्तर देना मंत्री का अधिकार है। आप सुनो तो सही, तो मेरे पास पूरी लिस्ट है। आपका बोल रहे थे, आप सुन रहे थे। हमने किस दिन कितनी बिजली काटी और कितनी लौटाई, एक एक रिकॉर्ड है एक एक दिन का। आप सुन लीजिए, हमने 24/5 को 86 लाख यूनिट काटा, 147 लाख यूनिट लौटाया है। अरे ये आपके बैंकिंग की वजह से हुआ है। क्यों नहीं देंगे? आप पूरा सुन लो, ये रिकॉर्ड रहा। आप बोले इनका अंकित नहीं हो। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने काटा ज्यादा है। उत्तर तो सुनना पड़ेगा। अरे उत्तर तो सुनोगे। अरे सुनो तो सही। उत्तर सुनना पड़ेगा। उत्तर तो सुनना पड़ेगा। आप बोलो उत्तर जो देना दो। अरे आपके कारनामे तो सुन लो। माननीय सदस्य पीछे, ये सब आपके कुप्रबंधन की वजह से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कुप्रबंधन की वजह से राजस्थान की जनता को सफर करना पड़ा है, आपके कुप्रबंधन की वजह से। अगर आप ये जो बैंकिंग नहीं करते तो राजस्थान की जनता को ये बिजली काटने की जो समस्या हुई है उससे नहीं जूझना पड़ता। इसको अभी तो सितंबर तक और लौटाना है। ये सितंबर तक लौटाएंगे, सितंबर तक। सबसे अपने सदस्य जाइए। आपके ध्यान आकर्षण है, फिर ध्यान आकर्षण नहीं होंगे। मैं ध्यान आकर्षण स्थगित कर दूंगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में बुलवा रहा हूं, नहीं बोलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। अरे आप सुनो तो सही। तो बैठिए। अगला ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री अमित चाचान। सच्चाई तो नहीं है, तो अभी तो बहुत कुछ है। अभी तो कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। हो गया माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। विधानसभा क्षेत्र नौहर में नौहर सावा सड़क से नौहर सरदार शहर सड़क तक बाईपास सड़क एवं नौहर पल्लू सड़क से नौहर रावतसर सड़क तक बाईपास सड़क की स्वीकृति पत्रक F7 ANDF 2023-24 D 1974 दिनांक 7/9/2023 क्रमशः राशि 219 लाख रुपए एवं 675 लाख जारी की गई। उक्त दोनों सड़कों के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कार्यादेश दिनांक क्रमशः 27/9/2023 एवं 30/9/2023 को जारी किए गए। उक्त दोनों सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास दिनांक 7/10/2023 को किया गया। उक्त दोनों कार्य दिनांक 8/10/2023 से प्रारंभ किए गए, परंतु भूमि विवाद के कार्य वर्तमान में बंद है। भूमि विवाद के कारण कार्य वर्तमान में बंद है। दोनों सड़क निर्माण कार्य हेतु राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भूमि में दान में देने हेतु सहमति पत्र विभाग को दिए गए थे, जिसके आधार पर विभाग द्वारा तकमीना स्वीकृत कर कार्यादेश जारी कर मिट्टी का कार्य प्रारंभ किया गया। परंतु पूर्व में सहमत काश्तकारों द्वारा प्रस्तावित भूमि पर कार्य करने पर आपत्ति जताई गई एवं विवाद उत्पन्न किया गया, जिसके कारण कार्य बंद करवा दिया गया। तत्पश्चात विभाग द्वारा राजस्व विभाग को नौहर सावा सड़क से नौहर सरदार शहर बाईपास सड़क हेतु सहमत काश्तकारों की भूमि को नामांतरित करने हेतु विभाग के पत्राक 222 दिनांक 6/5/2024 एवं नौहर पल्लू सड़क से नौहर रावतसर सड़क बाईपास सड़क हेतु सहमत काश्तकारों की भूमि नामांतरित करने हेतु विभाग के पत्राक 250 दिनांक 13/5/2024 के द्वारा राजस्व विभाग को लिखा गया था। वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा
उक्तानुसार दान दी गई भूमि के नामांतरण नौहर सेवा सड़क से नौहर सरदार शहर बाईपास सड़क का दिनांक 18/6/2024 व नौहर पल्लू सड़क नौहर रावतसर सड़क बाईपास का दिनांक 2/7/2024 को किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त दोनों सड़कों हेतु नामांतरित भूमि पर ही निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई स्वीकृत लंबाई के अनुरूप होने के कारण उक्त दोनों सड़कों के निर्माण से राजकोष पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा एवं कार्य स्वीकृत राशि की सीमा में ही पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन एक पक्ष व विपक्ष का नहीं बल्कि विधायकों के अधिकारों का संरक्षण करने का है, क्योंकि यह सदन देश की प्रदेश की 7 करोड़ जनताओं की आस्था का यह सदन है और कोई भी विधायक इस सदन में अपनी बात रखता है तो क्षेत्र की जनता को यह उम्मीद होती है कि विधायक द्वारा कही गई बात पे संज्ञान लिया जाएगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इसमें मैं संरक्षण चाहता हूँ। जिस तरह से मंत्री महोदय ने पढ़ा कि सड़कों की स्वीकृति हुई, मेरे स्वयं के द्वारा जब मैं पूर्व में विधायक था, मेरे द्वारा इस सड़कों का शिलान्यास किया गया और इस सड़कों का अर्थवर्क काम भी शुरू हो चुका, जिसका लगभग विभाग के ठेकेदार के द्वारा 30 से 35 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जो आपको स्थानीय अधिकारियों ने गलत जवाब आपके द्वारा पढ़ाया गया है, सदन को गुमराह करने का काम किया गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कौन से काश्तकार है जिन्होंने आपत्ति दर्ज की? क्या विधायक के शिलान्यास करने के बाद अर्थवर्क काम शुरू होने के बाद उस सड़क का लाइनमेंट चेंज किया जाए, क्या ये न्याय संगत है? आप तो मुझे उन काश्तकारों के नाम बताएं जिन्होंने ये आपत्ति दर्ज करवाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर करी है, निश्चित रूप से इसकी जो है उचित स्तर पर जांच करवाकर यदि कोई अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष, एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहने का मतलब है कि गलत जवाब दिया गया है। काश्तकार तो स्वयं कोर्ट में गए कि हमारी जो खेत में हमने समर्पण किया है, दान भूमि निःशुल्क दी है, उसमें सड़क बनाई जाए, तो आज ही आदेश उस अधिकारी पर कार्रवाई हो और ये मंत्री जी कह दे कि मेरी ये दोनों सड़कें उसी यथास्थान पर बनवाई जाएगी। ये माननीय मंत्री महोदय से मैं कहता हूँ, जांच करने के बाद नहीं तो सड़कें दोनों यथास्थान पर बनवाई जाए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये राजकीय भूमि थी और काश्तकारों द्वारा दान में दी गई थी, तो निश्चित रूप से जो है इसकी जांच करवाकर दोषी यदि अधिकारी पाए जाते हैं तो उसके ऊपर जांच, सड़कों की निर्माण वही यथास्थान पे होगा। ये इसके ऊपर उचित निर्णय लिया जाकर इस पर यथास्थान पे सड़कें बनाई जाए। मैडम, ये मंत्री महोदय आपसे चाहते हैं, चूंकि इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय, 35 लाख रुपए का अर्थवर्क हो गया वहां पे और शिकायत किसी की मिली नहीं है। खुद मंत्री जी मान रही, आपके पास है तो आप दिखा दो किसी ने शिकायत की हो तो। जांच करवा के लोगों ने जमीन दान, आप डायरेक्शन दे दो, सब बनवाए वहां पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य निष्पादन संबंधी नियम 131 के तहत मुआना मंडी के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बात रखना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुआना कृषि मंडी के संदर्भ में कृषि उपज मंडी समिति फल एवं सब्जी जयपुर के मुख्य मंडी प्रांगण मुआना में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। मुख्य मंडी प्रांगण में समुदाय विशेष के कुछ अनुज्ञा पत्रधारी आवंटी व्यापारियों, फल सब्जी क्रय विक्रय हेतु बाहर से आए व्यक्तियों, ट्रक ड्राइवरों सहित पल्लेदार हमाल इत्यादि के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल के पास बी ब्लॉक की दुकानों के सामने एक प्लेटफॉर्म के आंशिक भाग पर इबादत की जाती है। कॉमन ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर कोई निर्माण कराया जाकर अथवा स्वरूप परिवर्तन किया जाकर उस स्थल का धार्मिक स्थान नहीं बनाया गया है। इस स्थल पर अन्य धार्मिक स्थलों के भांति कोई गुम्बद माई की स्थापना सहित इबादत प्रार्थना की कोई सामग्री भी उपलब्धता क्रय विक्रय का कार्य नहीं किया जाता है, न ही कोई धार्मिक व्यक्ति कार्यरत है। प्लेटफॉर्म के आंशिक भाग पर बांस की फंटियों से जालीनुमा ढांचा लगाकर अस्थायी कवर किया हुआ है। मंडी में समुदाय विशेष के लिए इबादत प्रार्थना के लिए धार्मिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग भी की जाती है, लेकिन मंडी नियमों आवंटन नीति में प्रावधान नहीं होने से धार्मिक आधार पर स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इस विषय के संबंध में समुदाय विशेष से संबंध रखने वाले समझदार व्यक्तियों से बांस की फंटियों से निर्मित जाली हटाने हेतु आग्रह किया जाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हेतु कार्रवाई की जा रही है। मुआना मंडी में जो दुकानें व्यापार के लिए आवंटित की गई है
उन पर भी अवैध धार्मिक स्थल नहीं बनाए गए हैं। भूखंड आवंटन पश्चात निर्मित दुकानों पर स्वयं व्यापारियों द्वारा स्वयं की धार्मिक मान्यता के अनुसार धार्मिक पूजा पाठ इबादत आदि की जाने का प्रचलन है। स्थानीय व्यापारियों एवं किसानों के साथ इन समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा कोई मारपीट की घटना तो नहीं है, पर मंडी में विज्ञप्त कृषि जिन्सों का क्रय विक्रय हेतु स्वादपन वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआना मंडी से जुड़ा हुआ जो मेरा सवाल था जन आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार मुआना मंडी, फल एवं सब्जी मंडी जो करीब 100 बीघा से भी ज्यादा 550 बीघा के अंदर ये मंडी फैली हुई है और तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए इस मंडी की जो पिछली 5 साल के अंदर दुर्दशा हुई, जिस तरीके से ये मंडी 2008 के अंदर मुआना के अंदर स्थापित हुई, उस समय माननीय मंत्री महोदय घनश्याम तिवारी जी थे और उन्होंने वहां पे इस मंडी के अंदर जो हम देखते आए हैं कि हमारी विशेषकर जो बात भारतीय जनता पार्टी के राज में थी, विजय राजे सिंधिया महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण करके करोड़ों लोगों की आस्था के माध्यम से ये मंडी बनी थी अध्यक्ष महोदय, मगर तुष्टीकरण के चलते हुए मंडी की दुर्दशा का शिकार हो गई और मंडी अपराधियों की शरण स्थली बन गई। अभी की जो पोजीशन मंडी की है, मैं मंत्री अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रमुख मीडिया चैनलों को कि गुप्त ऑपरेशन चला के मंडी में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों और अवैध धार्मिक स्थलों का जो निर्माण का खुलासा किया है, वो खुलासा अगर आपकी अनुमति होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उस खुलासे की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास इस पेन ड्राइव के अंदर है, मैं टेबल करूंगा। मगर आपको बताते हुए कि प्रदेश की इस मंडी के अंदर हर रोज करोड़ों लोगों का कारोबार होता है, करोड़ों लोगों का, और इस मंडी से निकला हुआ फूल जब हम ये देखते हैं कि हमारे आस्था के केंद्रों के ऊपर चढ़ता है और इस मंडी की सब्जियां भारत के कोने कोने तक पहुंचती है, मगर पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समय लालकोटी फल सब्जी मंडी को 2008 के अंदर मुआना टर्मिनल मार्केट के अंदर शिफ्ट किया गया, भाजपा सरकार के समय मुआना मंडी के अंदर 27 करोड़ की लागत से डोम कि आने वाले किसान और जो सब्जी लेके यहाँ पे आसपास के क्षेत्र के लोग आते हैं वो बारिश के अंदर नहीं भीगे, उनकी सब्जियों का रख रखाव हो, एक बहुत बड़े डोम का निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी के समय 1,75,00,000 रुपए की खर्च से पार्क की योजना स्वीकृत हुई। भाजपा सरकार में मुआना मंडी में राज्य की पहली पुष्प मंडी बनाने का भी कार्य किया, मगर बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने इस मंडी की दुर्दशा की, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडियों के अंदर शुमार होती है, मुआना मंडी के अंदर विशेष समुदाय के मेवाती गिरोह ने नाकाम सूबों को करके अतिक्रमण कर रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बिहार, यूपी, बांग्लादेशी जो पलदारी के नाम के ऊपर यहाँ पे रात को रहते हैं और जो किसान यहाँ पे सुबह अपनी सब्जी बेचने आते हैं, हो सकता है किसान की आमदनी 1,000, 2,000, 20,000 तक की हो, उनके ऊपर उनकी नजर रखती है और जैसे ही किसान वहां से निकलता है उनके साथ में लूटपाट होती है। इस गैंग के अतिक्रमण करते हुए एक बांस का बड़ा स्ट्रक्चर, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा सेंसिटिव मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। मंत्री महोदय ने जिस तरीके की बात यहाँ पे रखी है, मंत्री महोदय के पास में जो जवाब पाया वो जवाब बिल्कुल ही गलत है, मगर मैं मंत्री महोदय से मेरे को पूरा विश्वास है और मैं आशा भी रखता हूं कि मंडी में फैल रहे विशेष समुदाय के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहां जिस तरीके से वसूली का काम किया, मेरी 3 मांगे रहेगी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कि मुआना मंडी की वस्तु स्थिति जानते हुए कार्रवाई के तत्काल प्रभाव से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और 4 जनप्रतिनिधि इस मंडी के अंदर जो अवैध अतिक्रमण हुआ उसके साक्षी है।
अगर आप कहेंगे तो नाम भी उजागर करूंगा, जो दो तो इस विधानसभा के सदस्य हैं और दो पूर्व के अंदर सदस्य रह चुके, जिसमें एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन जनप्रतिनिधियों ने या लोगों ने इस माफिया मंडी को पनपाया उनका नाम सार्वजनिक करे। दूसरा, उस समय इस मंडी के अंदर सचिव कौन था? और बड़ी शर्म की बात है कि जिस मंडी के अंदर ऐसा कृत्य हो रहा है वहां तक छोटे बच्चों को भी बेचा जाता है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो रात के समय के अंदर इस मंडी के अंदर नहीं होता। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से 1 मिनट की बात है मेरी, सरकार से संबंधित तीनों विभाग, कृषि विपणन, गृह और नगरीय विकास विभाग मिलकर संयुक्त कार्रवाई करे, और जिन व्यापारियों की यहाँ पे दुकानें अलॉट है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे दुकानें लेते हैं, अभी कुछ दिनों पहले प्रशासन के लोग वहां पे गए, जिस तरीके की उनके साथ में लूट हुई, उनके साथ में मारपीट हुई, वो इस पेन ड्राइव के अंदर है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही आग्रह है कि समय रहते हुए जो किसानों की बात इससे जुड़ी हुई है, एक टीम बना के इसकी उचित कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। का जो प्रश्न उठाया आपने, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बगरू से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मंडी नियमों आवंटन नीति में धार्मिक आधार पर स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता और उसकी पालना सख्ताई से की जा रही है। उसी संदर्भ में 17 मई 2024 को वहाँ पर कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले उपद्रवी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना मुहाना में FIR 0530 17/5/2024 को दर्ज कराई गई। घटना में संलिप्त 2 व्यापारियों के अनुज्ञा पत्र मंडी समिति द्वारा क्रम 179 एवं 15 दिवस के लिए निलंबित किए गए। मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो मुहाना मंडी, जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आती है किसानों के लिए, मंडियों के लिए अच्छा कार्य करती है, मुहाना मंडी का अच्छा कार्य हुआ, उसमें जो भी पिछले 5 साल में कमियां रही, जो भी जिसके कारण मंडी का जो आपने प्रश्न उठाई कि व्यवस्थाओं को लेकर और अवैध जो ढांचे वहां बनाए गए धार्मिक तो उसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उसकी जांच की जाएगी, और जिन दोषियों के हैं, जो भी दोषी उसमें संलिप्त है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस कमिश्नर गृह विभाग को भी हमने बात का संज्ञान में लाया, और जो भी अवैध वहां पे ढांचे जो भी किसी तरह के गए उनको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल बात। अशोक कुमार कोठारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा के गांधी सागर तालाब में गंदे व प्रदूषित पानी से हो रही समस्या के संबंध में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि भीलवाड़ा में गांधी सागर तालाब में एक बड़ा बरसाती नाला एवं 6 छोटे नाले आकर गिरते हैं। तालाब प्रदूषित ना हो, इसके लिए तालाब के इनलेट पर गंदे पानी को पृथक करने के लिए एक स्लुइस गेट एवं एक 24 इंची मोटी व्यास की पाइपलाइन डाली गई थी कुछ बहुत वर्षों पहले, जो क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान अब वर्तमान में जरूर आ रहा है। पुरानी पाइपलाइन के विकल्प के रूप में नए नाले के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण हेतु राशि 8 करोड़ की कार्य योजना हेतु DPR का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। वर्तमान में शहर में 100% घरों में सीवर कनेक्शन होने से तालाब में सीवरेज के पानी की आवक न के बराबर है। नगर परिषद द्वारा सभी नालों पर लोहे की जालियां लगाकर कचरे को रोका जाता है। तालाब में 4 फ्लोटिंग फाउंटेन लगाए हुए हैं। नियमित अंतराल में नाव एवं एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन, डी-वेडिंग मशीन द्वारा तालाब की सफाई करवाई जाती है, और आपके अंतर्मन में इस तालाब के सौंदर्यीकरण को और बाकी कामों को लेकर जो भाव विचार हैं उनको मूर्त रूप देने के लिए जो DPR का काम है वो 1
10/2024 तक पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद नगर परिषद भीलवाड़ा बजट की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र उस काम को पूर्ण करवाकर उस तालाब में जो भी समस्याएं हैं उनका पूर्ण रूप से समाधान कर देंगे। माननीय सदस्य कुछ कहना है? आपने जो बताया है वो पूरा तो सही नहीं है, क्योंकि बरसाती नाले के साथ जो 6 नाले जो गिरते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं पूरे समय तक, और उसके अलावा भी अभी तक भी वहाँ पर कचरे के लिए आपने बताया वो कचरा का भी ढेर पूरा है और पानी भी की आवक भी पूरी कम नहीं हो पाई है। उसके हम खुद स्वयं भी विजिट कर चुके हैं मौके पर अधिकारियों के साथ, और उसके अलावा भी कल की फ़ोटो भी हमारे साथ है। और आपने जो कहा है आगे के लिए डीपीआर के लिए, उसके लिए तो आपका धन्यवाद है, पर हम आपका ये ध्यान आकर्षित करेंगे कि गांधी सागर भीलवाड़ा का एक उदयपुर के फतेह सागर की तर्ज पर भी बना हुआ है, और पिछले 15 साल से उस समस्या से हम पूरे जूझ रहे हैं कि वहाँ पर की जो स्थिति है, वहाँ गंदे पानी की जो स्थिति है, कचरे की जो स्थिति है, वो आज तक वो कहते हमेशा हैं, बजट भी दे देते हैं और इसमें लिख भी देते हैं कि हम सफाई कर लिए, फाउंटेन चल रहे हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा सर, और पूरी सफाई भी नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि फतेह सागर की तर्ज पर भीलवाड़ा का जो गांधी सागर है, जो 15 साल तक हम पूरी समस्या से जूझ चुके हैं, उसको केवल एक छोटी से 8 करोड़ के बजट से पूरा नहीं हो पाएगा। इसको आपको बड़ा बजट लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक आइलैंड भी है और भीलवाड़ा का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है। इतनी जो पीड़ा अपन ने देखी है, उसके प्रति आप बजट को भी बड़ा करें हुक्म। और उसमें क्या सर, आपने एनजीटी के अंदर भी शपथ पत्र दे रखा था, उसकी भी पालना नहीं हुई अभी तक। अभी आप तो 6 माह से आए, पर पिछले समय से भी ये स्थितियाँ ऐसी ही चलती है 15 साल से पूरी की पूरी। तो उस शपथ पत्र की भी पालना नहीं हो पाई है, और बीच में जो आइलैंड है वो भी ऐसा का ऐसा ही पूरा निर्जन बम्बूल, वहाँ पर भी मतलब आप देखिएगा जो ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जो गलत तरीके से लोग वहाँ पर रहते हैं, मतलब जो भी अवैधानिक तरीके से कार्रवाई होती है, चलता रहता है। तो आपसे निवेदन है कि इसके लिए बड़ा बजट दिया जाए हमें, और बड़ा कार्य और जल्दी से जल्दी डीपीआर में आपको भी बुलाया जाए, और डीपीआर के अंदर आपसे परामर्श करें, आप हमें बताया जाए, परामर्श में लीजिएगा। इनके भी परामर्श लें सर। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय से और सदन को भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये बड़ा बरसाती नाला है, उसके अलावा जो 6 छोटे नाले हैं उसमें शहर के गंदे पानी की निकासी होती है, और उसी के समाधान के लिए डीपीआर बनवाई जा रही है। डीपीआर कितनी बनेगी ये अभी प्रारंभिक आकलन 8 करोड़ रुपए का है। अगर डीपीआर में बजट ज़्यादा होगा तो फिर उसके मुताबिक बजट की उपलब्धता के आधार पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, और मैं नगर परिषद के आयुक्त को ये निर्देशित कर दूंगा कि डीपीआर बनाने में और बाकी कामों के लिए वो आपसे विचार विमर्श करेंगे, और आप जो भी सुझाव देंगे वो सकारात्मक सुझाव 100% रूप से डीपीआर में और बाकी कामों में शामिल किए जाएंगे। और पिछले वर्षों में क्या हुआ, हम अगर उस पर चर्चा परिचर्चा नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम विगत को भूलें और वर्तमान को देखें, और आने वाले समय में आपकी समस्या के स्थायी समाधान को हम निश्चित रूप से पूरा। आपको इसमें केवल सौंदर्यीकरण को भी आप शामिल कर लेना, वो आपके परामर्श से हो जाएगा। चलिए, कोई पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? अरे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अरे माननीय सदस्य, ये आपको बोलने की आदत पड़ गई क्या? अरे माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, अरे सुनिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ सदन में इन्फॉर्मेशन करिए 2 लाइन में। सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये है सर कि मैंने सदन में ये कहा था कि हमारे पाली में पीने के पानी की समस्या है, वो टैंकर 800 रुपए से लगा के 2200 रुपए तक में बिक रहे हैं। लेकिन मैं मेरे हितों के संरक्षण आपके मार्फत आपसे चाहता हूँ कि वहाँ पे जो अधिकारी है उन्होंने सुनिए, इन्फॉर्मेशन कोई घटना होती है, इन्फॉर्मेशन ये कह रहा हूँ मैं सर, उन्होंने वहाँ बंद करवा दी है। बैठिए, अंकित नहीं, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि
डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। अरे ये समस्या है, पानी पे बोलना। अध्यक्ष महोदय, इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपकी अनुमति से पानी पे निम्नलिखित बात नहीं है तो इंफॉर्मेशन थोड़ी है। घटना होती है, लाठीचार्ज होता है, प्रदर्शन होता है। बैठिए, हो गया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर अधिनियम 1987 की धारा 38 के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 एवं राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर अधिनियम 2012 की धारा 42 के अंतर्गत राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24। श्री गजेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तथा 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं। अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की व्यवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इस सदन की परंपरा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है जो प्रस्तुत होते हैं वे ये मान लिए जाते हैं कि वे सदन में पेश हो गए हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाज़त दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय या मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं। ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए वे वापस ले लिए गए। यह परंपरा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वे अपने सारे कटौती प्रस्ताव पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। तो आप और हम सरकार मिल करके है की परंपरा है। वैसे वो माननीय मंत्री महोदय बताएं, साधारणतः परंपरा रही है कि 48 घंटे के अंदर माननीय सदस्यों को उनके कटौती प्रस्ताव के उत्तर मिल जाया करते हैं। ये व्यवस्था करें माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग के, ताकि उनको कटौती प्रस्ताव 48 घंटे के अंदर उनके उत्तर मिल जाएं। आज बहस में नाम आ चुके हैं, सार्थक बहस हो, सब लोग शांतिपूर्वक सुने और जिन क्षेत्र की समस्याएं वे सब रुचिपूर्वक उनके सचेतकों द्वारा जो सूची दी गई है वो नाम और समय उनको अलॉटेड है, उन पहले दूसरे के अलावा बाकी समय के अनुसार जितनी देर सदन चलेगा उतने उनके जवाब आएंगे। क्या 2 मंत्रियों के जवाब भी आएंगे। इसलिए आप अपनी जो समय सीमा है उसके अंतर्गत यदि हम सब करेंगे तो शायद सदन सही समय पर समाप्ति भी हो सकेगा और आपको सबको बोलने की अनुमति दी जाएगी। देर तक ही चलाएंगे, बाकी 6 बजे तक तो होगा ही नहीं, अभी भी कम से कम। फिर यदि ज़्यादा चलाओगे तो फिर आपके रात्रि के भोजन की भी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, ताकि आपका भोजन भी आप कहोगे तो यहाँ भी व्यवस्था सोचेंगे। बस इतना ही, भोजन घर पे कर लेंगे। चलिए, सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित की जाती है।